Hello everyone, myself Nazneen Khan. Today we will study the first chapter of our standard 12. The name of the chapter is Reproduction in Lower and Higher Plants. In this video, today we will study what is reproduction and asexual reproduction and its types, sexual reproduction, parts of flowers, structure of anther, structure of pollen grain, development of male gametophyte. हमारी जो फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर है और वो दोनों रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमारा पहला चैप्टर जो है वो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कवर करता है और दूसरा जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन एनिमल में कवर करता है। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज हमको पता होनी चाहिए वो ये है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है जो अब हमारी जो स्पीशीज होती है उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। इसका डेफिनेशन इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और ये जो ऑफस्प्रिंग होता है ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। दे ऑल बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज। रिप्रोडक्शन लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट एक लाइफ प्रोसेस है। अब इस रिप्रोडक्शन को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, 2 टाइप्स में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द asexual reproduction and the second one is the sexual reproduction. Asexual reproduction takes place usually in the lower organism. ये जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ही होता है और यहाँ पर 2 पेरेंट की जरूरत नहीं होती है। एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो क्या करता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है या न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है एक सिंगल पेरेंट से बनता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन होता है। आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने में नहीं मिलेगा, यहाँ वेरिएशन कम होता है बिकॉज देर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। 2 सेल का फ्यूजन नहीं हो रहा है तो हमको 2 अलग अलग टाइप के जीन्स नहीं मिल सकते। इसलिए जो पेरेंट सेल के पास में जीन है वही डॉटर सेल के पास में जीन आने वाला है और वेरिएशन नहीं मिलेगा। और जो न्यू ऑफस्प्रिंग हमको मिलती है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से या बहुत ज्यादा सिमिलर, उसमें वेरिएशन बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट होगा एक फीमेल पेरेंट होगा और ये दोनों पेरेंट्स गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेट का यहाँ पर फ्यूजन होता है, 2 गैमेट्स मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पहले मियोसिस होगा, उसके बाद सेकेंड माइटोसिस होता है और ये वेरिएशंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वेरिएशन हमको क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन है, हमको 2 अलग अलग टाइप के जीन्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन सी द वेरिएशन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग मोड से होता है, अलग अलग मेथड्स होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो उसमें से कुछ मेथड्स जो है हमको हमारे सिलेबस में कवर करना है। द फर्स्ट मोड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बाइनरी फिजन, सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और यू कैन से रिप्रोडक्शन। The first mode of asexual reproduction which we are going to study is the binary fission. Here I have taken the example of amoeba. अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर पेरेंट सेल डिवाइड होता है, इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और ये 2 डॉटर सेल फॉर्म करता है। यहाँ जो पेरेंट सेल है उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म विल डिवाइड, साइटोकिनेसिस विल टेक प्लेस। कैरियोकिनेसिस मतलब होता है कि यहाँ पर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। आफ्टर द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म आप देखोगे कि यहाँ पर 2 जो है इंडिविजुअल डॉटर सेल जो है वो फॉर्म हो जाती हैं। ये जो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं वो अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं और अगर वेरिएशन होता है तो बहुत
माइन्यूट सा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये होता है कि देयर इज ओनली वन पेरेंट, तो यहाँ पर कोई अलग से जीन कहीं से आने की कोई गुंजाइश नहीं होती, जिसकी वजह से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है वो डॉटर सेल और पेरेंट सेल जो होते हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। The next mode of asexual reproduction is fragmentation. Here, the parent organism break itself into the various fragments and each fragments develop into an न्यू इंडिविजुअल। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये एक पेरेंट सेल है या एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करेगा और ये जो सारे फ्रैगमेंट्स हैं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी कि ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पर हमने स्पाइरोगाइरा जो है वो उसका एग्जाम्पल लिया है। फॉर बडिंग हमने यहाँ पर यीस्ट का एग्जाम्पल लिया है। यीस्ट एक फंगस है, ये पेरेंट यीस्ट सेल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यीस्ट की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा बर्ड जो है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और जो पेरेंट यीस्ट होता है अपना जेनेटिक मटेरियल डेवलपिंग बर्ड में ट्रांसफर करता है और ये जो न्यू बर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो साइटोकिनेसिस होने के बाद में ये जब तक मैच्योर नहीं हो जाता तब तक का ये पेरेंट सेल से अटैच ही रहता है। आफ्टर द मैच्योरिटी इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट सेल और ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे ग्रो हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में जो पेरेंट सेल होता है दे प्रोड्यूस मेनी स्मॉल स्पोर्स और ये स्पोर्स जो है वो एक बैग जो है उसमें स्टोर रहते हैं, उस बैग को स्पोरेंजिया कहा जाता है। एंड ये हर एक स्पोर के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन डेवलप एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको समझने से पहले हमको प्लांट्स के कुछ पार्ट्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा हमने 11th में पढ़ा था कि प्लांट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट का? फ्लावर। क्यों? क्योंकि फ्लावर का बेसिक फंक्शन ही सिर्फ रिप्रोडक्शन करना होता है। वेजिटेटिव पार्ट प्लांट के कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है। इनका फंक्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं होता है मेन फंक्शन। जैसे कि रूट का मेन फंक्शन होता है मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन और जो स्टेम होता है, स्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो कंडक्शन में हेल्प करता है। लीव्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करती है। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो वेजिटेटिव पार्ट है दे ऑल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन, इनसे भी न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस होकर के मिलते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमको दो टाइप के पढ़ने हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ चुके हैं। 12th में हमको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर हम क्विक थोड़ा रिवीजन करेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट से, स्टेम से और लीफ से किस तरह से होता है, डिटेल इसका आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ओके, फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये स्वीट पोटैटो है, ये एक मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट है एंड ये मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट जो है ये भी जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इनमें हो सकता है और इनसे भी न्यू प्लांट जो है वो मिलता है। यहाँ पर किस तरह से होता है कि हियर यू कैन सी कि बर्ड जो है, ये स्वीट पोटैटो जो है इनके पास में बर्ड होता है। ये स्वॉलन इसलिए है क्योंकि इनके पास में रिजर्व फूड मटेरियल है और यहाँ पर ये जो बर्ड होता है फेवरेबल कंडीशन में ये बर्ड से जो है हमको न्यू शूट डेवलप होकर के मिलता है एंड फ्रॉम दिस न्यू शूट वी कैन डेवलप अ न्यू प्लांट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। यहाँ पर हमने पोटैटो का एग्जाम्पल लिया हुआ है। Potato is a modified underground stem which has an
eye, as here you can see this germinating eye birds. This eye-like structure which is mainly present on the stem. This eye has a vegetative bud which generate into a new plant under a favorable condition, which means कि ये जो पोटैटो है ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके ऊपर ये जो आपने घरों में भी देखा होगा कि इस तरीके से छोटे छोटे आई बर्ड्स आ जाते हैं। ये आई बर्ड्स जो है फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट्स में डेवलप होकर के मिलते हैं हमको। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स. The example is Bryophyllum. The leaf of the Bryophyllum is broad and has a several notch. As here in the diagram you can see this leaf is very broad and here you can see the notch. Okay students, the notch has a birds. यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नॉच है यहाँ पर आपको बर्ड्स भी देखने के लिए मिलेंगे and these birds are known as the epiphyllous birds which fall on the soil and germinates to form a new plant. And these birds also contains the adventitious root which helps in the anchorage. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं, ये जो बर्ड्स है यहाँ से आप छोटे छोटे प्लांट्स जो है ग्रो होते हैं और ये जो छोटे से प्लांट्स होते हैं जो ये बर्ड्स में से ग्रो हुए हैं, ये जब सॉइल पे गिरते हैं तो इनमें एडवेंशियस रूट होती है जो इनको एनकरेज करने में सॉइल में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नेचुरल मेथड जो है वो हम पढ़ चुके हैं, अब हम आर्टिफिशियल मेथड पढ़ने जा रहे हैं. आर्टिफिशियल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउअडेज द डिमांड इज वेरी हाई और अगर हम सिर्फ कन्वेंशनल मेथड पर ही स्टक करते हैं तो उस डिमांड को फुलफिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसलिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसको भी प्रैक्टिस किया जा रहा है. आपके सिलेबस में आपको 3 आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज द कटिंग, सेकेंड वन इज द ग्राफ्टिंग एंड द थर्ड वन इज द टिश्यू कल्चर. इन कटिंग ये जो मेथड है इसके अंदर हम ये जो आप देख सकते हो ये है पेरेंट प्लांट. इस पेरेंट प्लांट में से हम एक पार्ट जो होता है उसको कट करके लेते हैं. ये जो पार्ट हम कट करके लेते हैं यूजुअली इसमें शूट होता है, शूट के साथ में लीव्स अटैच होते हैं. और एक चीज और जिसका हमको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि दिस कटिंग मस्ट हैव अ बर्ड. फिर इसको हम अलग से ग्रो कर सकते हैं एंड दिस विल ग्रो इनटू एन एंटायर प्लांट. और ग्रो करने के टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर्स को हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह को भी यूज किया जाता है ताकि रूट्स की ग्रोथ वगैरह प्रॉपर हो. तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे हमको थोड़ा सा कल्टीवेशन जो है जल्दी और कम स्पेस में कम टाइम में ज्यादा कल्टीवेशन में जो हमको हेल्प करता है. इन ग्राफ्टिंग वी यूज 2 प्लांट्स. ग्राफ्टिंग में हम 2 प्लांट्स का यूज करते हैं. ये जो फर्स्ट प्लांट है इसको हम सायोन बोलते हैं और ये सेकेंड प्लांट है जिसे हम स्टॉक कहते हैं. इन दोनों प्लांट्स के कंबाइंड ट्रेड से हमको क्या है एक न्यू प्लांट मिलता है जिसमें दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं. एंड दिस ग्राफ्टिंग टेक्निक इज वेरी यूजफुल इन द हॉर्टिकल्चर. यहाँ पर सायोन जो प्लांट होता है उसका ये जो ऊपर का पार्ट है या जो एक पार्ट है उसको कट करके लिया जाता है और स्टॉक जो होता है स्टॉक में ये सायोन का जो पार्ट होता है उसको फ्यूज किया जाता है और इस तरीके से न्यू प्लांट बनाया जाता है. यहाँ पर जो कटिंग होती है वो उसको हमको एक ऑब्लिक एंगल में लेना होता है और इनको काफी क्लोज कॉन्टैक्ट में हमको रखना होता है. ये जब काफी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं तो इनके जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं और जो न्यू प्लांट यहाँ पर ग्रो होकर के मिलता है उसमें सायोन और स्टॉक दोनों प्लांट के डिजायरेबल कैरेक्टर मिलते हैं. और ग्राफ्टिंग जो है वो मोनोकॉट में पॉसिबल नहीं है. मोनोकॉटिलिडोन्स जो होते हैं उनमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती. उसका रीजन ये होता है कि उनमें कैम्बियम टिश्यू नहीं होता है. कैम्बियम टिश्यू एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि दोनों प्लांट्स के जो वेस्कुलर टिश्यूज है उनको फ्यूज होने में हेल्प करता है. And because of the absence of cambium, grafting is not possible in the monocotyledon. It is only possible in the dicotyledonous plant.
ओके, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है ही हैबरलैंड, जिन्होंने 1902 में ये नोटिस किया कि आर्टिफिशियल जो मीडियम होते हैं, सिंथेटिक मीडियम में भी हम लोग प्लांट के किसी छोटे से पार्ट को लेकर के भी पूरा इंटायर प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के पता चलने के बाद में काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं कल्टीवेशन में और एग्रीकल्चर फील्ड में। तो यहाँ बेसिकली टिश्यू कल्चर जो टेक्निक होती है, इट इज़ एन इन विट्रो कंडीशन। यहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं, हम लेबोरेटरी में छोटा सा कोई भी पार्ट लेकर के ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी पार्ट को लेकर, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपने देखा कैरेट है, कैरेट का रूट या फिर कोई पार्ट जिसमें लिविंग टिश्यू होना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना कंपल्सरी कंडीशन है, उसको अगर हम लोग एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं, तो ये सेल डिवीजन स्टार्ट होता है और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मास बनता है सेल का, जिसे हम कैलस कहते हैं। ये कैलस जो होता है और जिसमें जो है डिवीजन होता है और ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और ये एम्ब्रियो जो होता है आगे जाकर के रूट एंड शूट सिस्टम जो होता है उसमें, मतलब उसमें ग्रो होता है, और फिर इसको हम प्लांट सेपलिंग जो होता है, ये जो छोटा सा, इसको यूज करके हम लोग पूरा एडल्ट प्लांट जो है ये ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल प्लांट जो होता है, एक सेल लेकर के या एक छोटा सा प्लांट का पार्ट लेकर के हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है बहुत ही कम टाइम में ग्रो कर सकते हैं। ये जो सिंथेटिक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, ये जो सबसे ज्यादा हमको इसमें ख्याल रखने की बात है वो ये है कि ये असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कोई कंटैमिनेशन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो हम लोग हार्मोन्स का यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, तो उनकी क्वांटिटी वगैरह का हमको ध्यान रखना होता है ताकि हम प्रॉपर प्लांट सैपलिंग्स जो है वो ग्रो कर सके। टिश्यू कल्चर टेक्निक आज बहुत ही वाइडली यूज होती है, हॉर्टिकल्चर में भी, एग्रीकल्चर में भी, फॉरेस्ट्री में भी, और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो हमको मिला है, और आज इस टेक्निक को यूज करके हमने हमारी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। Okay, now we will study sexual reproduction. As you all know, in sexual reproduction, there is a fusion of two gametes. यहाँ पर sexual reproduction में दो gametes जो है fuse होते हैं, male gamete and the female gamete. So, before studying the entire procedure of the sexual reproduction, first we must study the reproductive part of a plant. ये तो आप सबको ही पता है कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। तो हमको फ्लावर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है सबसे पहले। तो ये लास्ट ईयर भी हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि जो फ्लावर होता है बेसिकली उसके पार्ट्स जो है, फ्लावर के पार्ट्स को चार पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ चुके हैं, एक्सेसरी पार्ट्स एंड एसेंशियल पार्ट्स जो है, उसमें कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है एंड गाइनोशियम है। तो यहाँ पे मैं हर एक पार्ट को आपको दिखाती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो पेटल्स आप देख रहे हो, ये जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, इसे हम लोग करोला कहते हैं। एंड यहाँ पर आप जो सेपल्स देख रहे हो, इसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं। दीज कैलिक्स एंड करोला, ये जो दो है, ये फ्लावर के एक्सेसरी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल रोल्स होते हैं। ये एक्सेसरी इसलिए होते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बट एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन का फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करते हैं। तो दे आर द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड फ्लावर के जो मेन या एसेंशियल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम कहा जाता है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोशियम कहा जाता है। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू गाइनोशियम और अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम की एक सिंगल यूनिट जो होती है उसे हम कार्पेल कहते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कार्पेल। द कार्पेल, और इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल, इज मेड अप ऑफ स्टिग्मा। ये जो स्टिकी स्ट्रक्चर होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी। इनसाइड द ओवरी यू कैन सी द ओव्यूल्स। किसी फ्लावर में ओवरी जो होती है, ओव्यूल्स एक होते हैं, किसी किसी में मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम, ठीक है, ये जितना आपको ये दिख रहा है ये सारा एंड्रोशियम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द सिंगल यूनिट इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड दिस पार्ट इज नोन एज द फिलामेन। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, ये पढ़ने से पहले आपको जैसे मैंने इससे पहले ही बताया है कि एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव part of the flower and gynoecium is the female reproductive part of the flower and androecium is made up of many repeating unit of stamen. stamen जो है वो क्या है, androecium की एक unit है. This is the stamen. The stamen is made up of anther, filament. anther and filament को बीच में join करने के लिए यहाँ पर connective tissues होते हैं. Generally anther is diathecous and they have 4 lobes. इसका मतलब ये होता है कि एंथर जो होते हैं वो ज्यादातर ये जो है देख सकते हो आप यहाँ पे ये डाइथिकस एंथर है और इनके अंदर इंटरनली दे आर मेड अप ऑफ 4 लोब्स 1 2 3 एंड 4. मोनोथिकस एंथर्स आर ऑल्सो देयर, उनमें आपको 2 लोब्स ही देखने के लिए मिलेंगे. These are known as the pollen sacs. ये pollen sacs के अंदर ही क्या होता है, जो मेल गेमेटोफाइट होगा पोलन ग्रेन के अंदर वो उनका डेवलपमेंट, यानी कि पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो इस पोलन सेक के अंदर होता है. TS of anther. Generally an immature anther is made up of a group of parenchymatous cells surrounded by a single layer of epidermis. इसका मतलब ये होता है, this is the mature anther. ये जो डायग्राम है, जो immature anther होते हैं उनमें इंटरनली आप क्या देखोगे कि parenchymatous सेल होता है और उसके बाहर एक सिंगल लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस की होती है. मेच्योरिटी के बाद में जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद में इनमें आप क्या देखोगे कि अलग अलग लेयर्स और अलग अलग पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं. तो आपको मेच्योर जो एंथर है उसका टीएस पढ़ना है. द मेच्योर एंथर इज मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द एपिडर्मिस. हियर यू कैन सी दिस इज द एपिडर्मिस. उसके बाद में नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर इज एंडोथेसियम. ये वाला जो आप लेयर देख रहे हो दिस इज एपिडर्मिस. उसके अंदर वाली जो लेयर है एक, this is known as endothecium, and after the endothecium there will be a middle layer. The third layer is the middle layer and the internal layer, जो सबसे अंदर की internal layer होती है उसको टेप्टम कहा जाता है, जो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो ये टेप्टम है. ये टेप्टम के अंदर जो है, अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जो पोलन ग्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. टीएस ऑफ एंथर में ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है. द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस. नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर इज एन एंडोथेसियम, देन द मिडल लेयर एंड टेप्टन. नाउ वी विल स्टडी द टीएस ऑफ एंथर इन डिटेल. द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर इज एपिडर्मिस. इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देने का एंड इट इज द आउटर मोस्ट लेयर जो आप देख सकते हो ब्लू कलर के स्केच पेन से बना हुआ है एंड इट इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स. नेक्स्ट टू द एपिडर्मिस देयर इज endothecium which is sub epidermal layer and it is made up of radially elongated cell and they have stomium. This part is known as, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो थोड़ा सा अंदर की तरफ ये जो पार्ट आया है this part is known as the स्टोमियम एंड इट हेल्प्स इन द डेहिसेंस. इसका मतलब क्या होता है कि पोलन जो ग्रेन है उसका डेवलपमेंट तो यहाँ पर होता है आफ्टर द मेच्योरिटी. ये इतना अंदर है, पोलन ग्रेन डेवलप हो गया यहाँ पर. अब पोलन ग्रेन जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुंचेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा. तो ये पोलन ग्रेन को यहाँ से बाहर आना भी जरूरी है. तो ये बाहर किस तरह से आते हैं, ये जो मिडल लेयर आप देख रहे हो, मिडल लेयर विच इज मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर्स. ये जो मिडल लेयर होती है ये मेच्योरिटी पे क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ये गायब हो जाती है. और ये जो ये पार्ट है ये डेहिसेंस यानी कि सूख जाते हैं. सूखने के बाद में पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यहाँ से रप्चर होकर के यहीं से बाहर आते हैं. आई होप आपको एंडोथेसियम एंड मिडल लेयर समझ में आ गई. द लास्ट इज द टेप्टम. दिस टेप्टम और द इनर मोस्ट लेयर इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन और ये एकदम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं हमारे उससे एकदम जॉइंट होती है, एकदम क्लोजली अटैच होता है
और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, बिकॉज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही पोलन ग्रेन फॉर्मेशन का काम करती है। ओके, नेक्स्ट हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज नथिंग बट दी पोलन डेवलपमेंट। पोलन क्या है ये तो आप सबको ही पता है। इनसाइड द टेप्टम, टेप्टम के अंदर आपको पता है कि माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होते हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड इन नेचर का मतलब भी आपको पता है कि जिनके वो सेल्स जिनके पास में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं उनको हम लोग डिप्लॉयड बोलते हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं इनके अंदर सेल डिवीजन होता है, मियोसिस, उससे ये हैप्लॉइड सेल बनते हैं। हैप्लॉइड से ये पूरा प्रोसीजर होते हुए फिर यहाँ पर हमको पोलन ग्रेन बन के मिलता है। याद रखिएगा ये पोलन ग्रेन इज नॉट द मेल गेमेटोफाइट, you can say it carries the male gametophyte but it is not actually male gametophyte. So how the formation of pollen grain takes place, ये यहाँ पर इस जो आप फोटो देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, इसमें आपको क्लियर होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n है, डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद में यहाँ पर आपको 4 हैप्लॉइड न्यू सेल्स बन के मिलेंगे, माइक्रोस्पोर्स बन के मिलेंगे। मियोसिस एज यू ऑल नो इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन होता है इसलिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे उसका हाफ जो होता है यहाँ पर ये डॉटर सेल्स में जो है मिलते हैं। एंड वाई दिस रिडक्शनल डिवीजन इज इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर हमको क्रोमोसोम को हाफ करने की जरूरत इसलिए होती है बिकॉज यहाँ पर ये आगे जाकर के एग सेल से फर्टिलाइज होने वाला है, एग सेल से कंबाइंड होने वाला है। तो अगर ये भी 2n होगा और एग सेल भी डिप्लॉयड होगा तो ये क्रोमोसोम नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मियोसिस के थ्रू ये हाफ हो जाता है। और जब एग सेल से ये कंबाइंड होता है, एग सेल इज ऑल्सो हैप्लॉइड, तो ये इनका जो 2n नंबर होता है डिप्लॉयड जो होता है वो जाइगोट में रीस्टोर हो जाता है। आफ्टर द मियोसिस ये चारों सेल जो होते हैं इनमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद में आपको पता है कि माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, और यहाँ पर एक सेल से 2 न्यू सेल बनते। सो हियर यू कैन सी इन ईच पोलन ग्रेन, ये ब्लैक कलर से जो रिप्रेजेंट रिंग हो रही है इट इज द पोलन ग्रेन। इन द पोलन ग्रेन you can see one white ring is there and one red ring is there. White ring is for the vegetative cell and red ring is for the generative cell. ये जो व्हाइट रिंग होती है ये वेजिटेटिव सेल बनाएंगे जो आगे जाकर के आफ्टर द पॉलिनेशन ट्यूब जो होगा, ट्यूब पोलन ट्यूब जो होता है, ट्यूब सेल जो होता है वो बनाने में हेल्प करता है। और जेनरेटिव सेल दे विल जनरेट द 2 मेल गेमेटोफाइट। रिमेंबर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ये लोग 2 मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। वाई 2 मेल गेमेटोफाइट, ये आगे जब वीडियो का लेक्चर हमारा चलता जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी कि 4 पोलन ग्रेन्स हमको बन करके मिले हैं। पोलन ग्रेन जो होता है इनमें पॉलिनेशन के टाइम पर ये डिस्पर्स होना होता है, तो हमको बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनते हैं। Okay, next is the structure of the pollen grain. This is the diagrammatic representation of the pollen grain. The pollen grain is non-motile, ये तो ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता है, and it is uninucleated. Usually इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है. It is haploid जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, and it is made up of 2 layers. This layer is known as exine, and this layer is known as the internal layer is known as intine. एक्साइन जो लेयर होती है इट इज वेरी थिक लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर, एंजाइम, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली, ये सब सिचुएशन को रेजिस्ट कर सकता है। बिकॉज ये जो हमारा पोलन ग्रेन होता है पॉलिनेशन के टाइम पर इसको बहुत ही हार्ड और एक्सट्रीम कंडीशन से पास होना होता है, तो इसकी वजह से ये जो एक्साइन होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन जो होता है वो सेफ होता है। इवन इन सम केसेस ये पोलन ग्रेन एनिमल के गट से होते हुए एक्सक्रीशन से बाहर भी आता है, तो दैट्स व्हाई स्पोरोपोलिन इज अ गुड प्रोटेक्टिव लेयर। एंड इनसाइड द एक्साइन यू कैन से दिस लेयर इज नोन एज द इंटाइन, and this intine is made up of the cellulose and pectin। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो एक जर्म पोर है। जर्म पोर इज
प्रेजेंट ऑन दी एक्साइन लेयर पे ही होता है, बट यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो एब्सेंट होता है। और ये जंप और इसलिए प्रेजेंट होता है बिकॉज एज यू ऑल नो कि ये जो हमारा पोलन ग्रेन होता है इसमें वेजिटेटिव सेल होता है और जनरेटिव सेल होता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 सेल्स। तो जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन। तो ये पोलन ट्यूब जो होता है वो यहीं से बाहर आएगा, जंप प्रोपोल जो होता है यहीं से वो बाहर आता है। Okay, next is the development of male gametophyte after the pollination. जैसे पीछे आपने पढ़ा है कि इनसाइड द एंथर किस तरीके से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो डेवलपमेंट होता है। तभी मैंने आपसे कहा था कि पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गेमेटोफाइट, वो कैरियर होता है मेल गेमेटोफाइट का। तो मेल गेमेटोफाइट किस तरीके से बनते हैं वो हम लोग अब देखने वाले हैं। पॉलिनेशन जब होता है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है ये आपको पता है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये जो इमेज है ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टल जो होता है उसका एक रफ रिप्रेजेंटेशन है। दिस पार्ट इंडिकेट्स द स्टाइल स्टिग्मा एंड दिस पार्ट इंडिकेट्स द स्टाइल, और ये जो है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। जैसे ही पोलन ग्रेन यहाँ पर लैंड करता है तो आपको ऑलरेडी पता है द पोलन ग्रेन कंटेन ट्यूब सेल एज वेल एज द जेनेटिव सेल। तो यहाँ पर जो स्टिग्मा होता है वो इसको एक्टिवेट कर देता है एक तरह से, और ये जो ट्यूब सेल होता है हियर यू कैन सी कि ट्यूब सेल जो होता है वो इस तरीके से ट्यूब बनाता है, और ये जो ट्यूब होता है वो पूरा यहाँ से पूरा स्टाइल से रन होता हुआ नीचे तक आता है। ये इनमें से एक, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये हमारा एक्स सेल है, और ये जो है ये दो जो एक साथ में, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये दो एक साथ क्यों, ये आगे हम इसको क्लियर कर देंगे। तो ये जो ट्यूब सेल होता है पूरा यहाँ से रास्ता बनाते हुए ओव्यूल के अंदर तक आता है। मीनवाइल ये जनरेटिव सेल जो होता है, ये जनरेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ये दो मेल गैमेट जो होता है इस ट्यूब सेल से ट्रैवल करते हुए नीचे आते हैं। One male gamete will fuse with the egg and another male gamete will fuse with this primary endosperm. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उनको नरिशमेंट देने का काम करता है। अब ये एग सेल के साथ में एक और मेल गैमेट जब फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ओव्यूल जो रहेगा वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो होगी वो हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका और जो डिटेल है वो आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। Okay student, this is the end of your lecture 1 and this is your assignment for the first week, and if you have any doubt regarding any topic you can ask me in the comment. Thank you.